न्यूक्लियर रिएक्शन। अब मैं केमिकल रिएक्शन के साथ में तुम्हें ना न्यूक्लियर रिएक्शन बता रहा हूँ थोड़ा सा। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन के अलावा भी कोई और रिएक्शन हो सकती है क्या, या वो एलिमेंट मैंने जो बोला था कि नया एलिमेंट नहीं बनेगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा नया एलिमेंट कैसे बनता है। देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हो गया हीलियम, तो नया एलिमेंट बन गया। तो कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें नया एलिमेंट बनता है। तो जिन रिएक्शन में न्यू एलिमेंट बनता है उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच न्यू एलिमेंट्स आर फॉर्म, उन्हें क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियर रिएक्शन। इन रिएक्शन में ना न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। इन दीज रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा, न्यूक्लियस। दो चीज़ें होती हैं, या तो न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाएगा, ये बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये कहलाएगा फिजन, टूटना, टूट रहा है, बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है। ये छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया, इसे कहते हैं फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है दो तरह की होती है, या तो फिजन होता है या फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न ये वो प्रोसेस है जो सन में होता है, सन में हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनती है, और फिजन वो प्रोसेस है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है वो क्या होता है, फिजन प्रोसेस होता है। उसमें एक बड़ा न्यूक्लियस क्या होता है, छोटे छोटे लाइट वेट न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो इसमें क्या टूट रहा है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा है। न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन आइदर टू और मोर लाइट वेट न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस। दो लाइट वेट न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, और अ बिग न्यूक्लियाई स्प्लिट्स टू फॉर्म टू और मोर लाइट वेट स्टेबल न्यूक्लियाई। एक बड़ा न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, वो क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना देगा। अब ये अनस्टेबल क्यों होगा भाई, बिल्कुल ऐसे ही मान लो जैसे तुमने मान लो बहुत सारा खाना खा लिया। अब तुमने खूब सारा खाना खा लिया, तुम शादी में गए, खाना पर आया था, पेट अपना था, लेकिन तुमने भर के खाया भाई, रसगुल्ले 50-60 पेल दिए, ठीक है, मटर पनीर की तो पूछो ही मत, 3-4 प्लेट पलट ली पेट के अंदर। अब सोचो कैसे हो जाएगा। अब क्या तुम डीजे पे डांस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, हो गया ना अंदर अनस्टेबल, क्या करोगे। अब वो जब अनस्टेबल होगा तो डिसइंटीग्रेट तो होगा ही ना, कुछ तो एमिशन होगा। तो बस समझ में आ गया कि क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया, ये क्यों कहते हैं अनस्टेबल हुआ। इसका जो मास है ना ज़्यादा है, ज़्यादा मास है, तो इसलिए क्या है अनस्टेबल। एक्चुअल में केवल मास की वजह से अनस्टेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें ना कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो होता है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो एक फिक्स्ड रेंज में है, मैं भी वो रेंज नहीं बताऊंगा, कोई पूछेगा तो भी नहीं बताऊंगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो अगर एक फिक्स्ड रेंज में है तो वो स्टेबल होता है, उसके बाहर जाते ही वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 239, इसका मास ज़्यादा है लेकिन ये स्टेबल है, इसका मास कम है लेकिन ये अनस्टेबल है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये यूज़ होता है, ये नहीं यूज़ होता। वो किस वजह से, क्यों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशो की वजह से, ठीक है।